हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। हमसे क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज बनाई जा रही हैं, इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। आप सबको पता है कि 20 मार्च के दिन रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों की आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि आंसर की जारी नहीं हुई है, लेकिन पेपर जो है वो जारी कर दिए गए हैं और उसी के बिहाफ पर पेपरों से हम आपको आंसर की दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की आंसर की दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए सीरीज का ये पेपर है और इसके बाद में दोस्तों कोशिश यही की जाएगी कि देखिए क्वेश्चन तो सेम ही थे, चाहे ए के हो चाहे बी के हो, तो आप मैच करते चलिएगा। सबसे पहले है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो कि सीडीपी कहलाता है और इससे 30 क्वेश्चंस आए थे। तो मैच करते चलिएगा कि यहाँ पर किसका कौन सा आंसर सही है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था आपके लिए कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या होता है। हल यानी यहाँ पर कह रहा है कि हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र दिया था इन्होंने, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि सभी सब्जेक्ट में आपका कितना स्कोर बैठा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको पढ़ाया गया था कि कभी भी केवल आ जाए तो एक तरीके से ना आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको कहा गया था कि कभी भी मानकीकृत आ जाए, स्टैंडर्डाइज आ जाए, तो भी आपको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी वाला जो है इसमें कह रहा है कि दृष्टिकोण यानी कक्षा के दृष्टिकोण तक सीमित। तो पढ़ाई की बात तो दोस्तों ऐसी है कि पढ़ाई अनलिमिटेड है ना। पढ़ाई को हम क्या नहीं कर सकते हैं, या शिक्षण विधियों को हम क्या नहीं कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते, लिमिटेड नहीं कर सकते। तो ना तो ए था आंसर, ना ही सी था, ना ही डी था। आपका राइट ऑप्शन था बी, यानी शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका, अभिनय जैसे विविध तरीकों का प्रयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का आंसर था बी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा पहचानने को या अपनाने को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, पहचान करना था। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये एक गतिशील होती है, क्योंकि सैद्धांतिक ये नहीं होती, थॉटिकल नहीं होता है। समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समस्या समाधान को सॉल्व करने के लिए ही हम क्रियात्मक अनुसंधान को अपनाते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च को अपनाते हैं। ये केवल देखो, केवल आ गया तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, यानी पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता होना। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए बाकी सब पॉजिटिव है कि पुस्तक का शीर्षक भूल जाना या उच्च प्रवाह के साथ पढ़ना लेकिन कम समझना, अत्यधिक नोट्स बनाना, तो ये नहीं है, बल्कि यह है कि जो पाठ आपने पढ़ा है उसके आप मूल तथ्य भी याद नहीं रख पा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में आपको कठिनाई हो रही है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है। तो देखिए, विषय वस्तु है, उत्पाद है, संचालन है। ठीक, लेकिन कौन सा नहीं है, तो विशेष घटक नहीं है आपका। चलिए 7 क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या होता है। तो केवल आ गया तो पहले केवल हटा देंगे, केवल तीसरे में भी था। और उसके बाद कह रहा है कि मूल्यांकन को कक्षा की गतिविधियों तक सीमित रखना, बिल्कुल नहीं, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू को शामिल करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें कह रहा है कि कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो इसका राइट ऑप्शन था बहिर्दंडात्मक। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है मास्लो की आवश्यकता। 9 क्वेश्चन देखिए, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है। तो चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन आपका था आत्म साक्षात्कार करना। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क में वर्ग से निम्न होना, यानी कि नीचे होना। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल।
12वां क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसको बोलते हैं हम पुनर्वलन। ठीक। 13 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो स्थिर संगठन नहीं है। आपको पता है कि मनोशारीरिक तंत्र होता है, गत्यात्मक संगठन होता है, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण होता है, लेकिन स्थिर संगठन नहीं होता है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा नहीं है। 14 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता है। अगला 15 क्वेश्चन देखिए, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि यानी कि EQ एजुकेशन क्वांटिटिव की गणना का सूत्र क्या है? तो EA डिवाइडेड CA इंटू 100 हो जाएगा। बी इसका राइट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। 17 क्वेश्चन देखेंगे, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त उन्हें निर्देश भी दे। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? तो रेटिंग मापनी नहीं है। ठीक है, बाकी है। अगला देखिए 19वां प्रश्न देखेंगे, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तकाधोमुखी विकास का क्या अर्थ होता है? तो विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मस्त माने सिर होता है, तो सिर से पैरों की ओर। अगला देखिए 20 क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 21वां प्रश्न देखिए, HD, AD, HD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था? तो स्थानापन्न अधिगम दिया था। 23वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जेम्स ट्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में बांटा गया है? तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक में। अगला देखिए 24, आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो गुणा को किया जाता है। आनुवांशिकता ये हमने बताया भी था, आपको क्लास भी लगाई हुई है, थ्योरी की क्लास लगा दी है दोस्तों, तो उसमें भी आपको बताया गया है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण है ना, यानी कि हेरिडिटी इनटू होता है एनवायरमेंट, है ना, तब जाकर एक बच्चे का विकास होता है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो देखो, पहला तो नहीं था कि विद्यालयों में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना, तो आप एक समान शिक्षण विधियां तो नहीं कर सकते हो ना। जो बच्चे को 8वीं क्लास के बच्चे को जिस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं आप, उस शिक्षण विधि से आप पहली क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहेगा। रटने पर तो बिल्कुल नहीं कहता है, और केवल आ गया तो बिल्कुल नहीं है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो सबसे बड़ा जो था ना, वही आपका आंसर होता है कि क्या अंतर होता है। वृद्धि जो है वो आपकी मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। क्लास मैंने लगा दी है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई है ना दोस्तों, वो आपकी रीड प्री में आ चुकी है। और अगर आपने क्लास जो थ्योरी वाली ले लेंगे आप CDP की, तो आपको है ना रीट मेंस में भी भटकना नहीं पड़ेगा। यहां तक कि आपको पता है कि CDP आपकी आने वाली है PGT के अंदर, तो वहां पर भी आप अगर क्लास ले रहे हैं उसके लिए भी, तो भी आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। 27 क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो ए हो जाएगा, यानी व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या फिर विचलन। 28वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भ के प्रभाव को महत्व देता है? तो बायगॉत्स्की का सिद्धांत देता है। ठीक है, बायगॉत्स्की का देता है। चलिए 29वां क्वेश्चन देखेंगे, BF स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच क्या क्या बल दिया? तो कार्यात्मक विश्लेषण बल दिया है। 30 क्वेश्चन, और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये कि अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? तो प्रश्न पूछना, जैसे क्या ये समझ में आ रहा है, इसी को हमें निगरानी कहते हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे,
30 मार्क्स के थे। आपके कितने सही बैठे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और इसके बाद में हम अगली ही क्लास आपके लिए लगा देंगे, जो कि आपका अगला सब्जेक्ट है हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी में आपका स्कोर कितना होगा ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।